नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार इस ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले दो तीन लेक्चर में मैंने प्रयोजनमूलक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 10 के बारे में हमने चर्चा शुरू की है। और पाठ्यक्रम के अनुसार जितने भी पाठ्यक्रम में मध्य दिए हैं उन मध्यों के आधार पर हम उसका विश्लेषण, उसकी चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2-3 लेक्चर में मैंने आपको प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ और प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषाएं, हिंदी भाषा के अंतर्गत जितने भी विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उनके द्वारा दी हुई परिभाषाओं का विश्लेषण मैंने पिछले लेक्चर में किया है। इस लेक्चर में हम प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं जो है, अर्थात ऐसी कौन सी भाषा है जिसको हम विशेष रूप से कहें कि ये प्रयोजनमूलक हिंदी है। तो विद्वानों के द्वारा प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में या उसके गुण के बारे में बहुत सारी चर्चा की है और उनके चिंतन के पक्ष के आधार पर बहुत कुछ बातें जो है हमारे सामने आ चुके हैं। तो इसलिए प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं, जो साहित्यिक हिंदी की विशेषता है उसी प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी की भी विशेषताएं हैं, तो उसका जिक्र मैं इस लेक्चर में करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं, ये हमारे पाठ्यक्रम का तीसरा मुद्दा है। अर्थात इकाई 1 के अंतर्गत जितने भी मध्य दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ, दूसरा प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषाएं, तीसरा प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं, तो इन मुद्दों के आधार पर थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं। अगला मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उसका शीर्षक है प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं। विद्वानों द्वारा लगभग 5 विशेषताएं जो है प्रयोजनमूलक हिंदी की बताई गई हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने कि प्रयोजनमूलक हिंदी की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम साहित्यिक हिंदी से अलग प्रयोजनमूलक हिंदी को नाप सकते हैं। तो लगभग 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है अनुप्रयुक्तता या प्रयोजनीयता। जैसे कि प्रयोजनमूलक हिंदी, इस प्रयोजन शब्द में ही जिस प्रकार ये बात आ चुकी है, उसी प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी की पहली विशेषता प्रयोजनीयता और अनुप्रयुक्तता ये बताई जाती है। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, फिर इससे उसका विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले 5 विशेषताएं समझ लीजिएगा। पहला है अनुप्रयुक्तता या उसको प्रयोजनीयता भी कहते हैं। दूसरी विशेषता है वैज्ञानिकता। तीसरी है तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली। अर्थात लगभग 3 मैंने आपके सामने बताई है। पहली है अनुप्रयुक्तता या प्रयोजनीयता, उसको कह सकते हैं। दूसरी है वैज्ञानिकता, तीसरी है तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली, चौथी है सामाजिकता और 5वीं है संप्रेषणीयता। अर्थात ये 5 विशेषताएं जो है प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में हम उसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता जो है उसका विश्लेषण मैं आपके सामने रखता हूँ। तो देखिएगा, मैंने अभी बताया था कि प्रयोजनमूलक हिंदी की पहली विशेषता अनुप्रयुक्तता और प्रयोजनीयता है। तो उसका विश्लेषण जो है विद्वानों ने अनेक किताबों में इसके बारे में चर्चा की है, अपने मत को व्यक्त किया है। मैं भी उसको संक्षेप में आपके सामने रखता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। परीक्षा में भी आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, मान लीजिए 10 अंक के लिए, कि प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ बताकर उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिएगा। तब स्पष्ट करते समय ये बातें जरूरी है, तो एक एक मुद्दा हम उसको स्पष्टीकरण के साथ वहाँ पे लेने वाले हैं। तो पहली विशेषता है अनुप्रयुक्तता या प्रयोजनीयता। इसमें बताया गया है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें संस्कृत से स्वीकृत, देखिएगा, हिंदी ऐसी भाषा है जो संस्कृत से स्वीकृत है। अर्थात हमने ऐसे बहुत सारे शब्दों को जैसे के वैसे हिंदी में स्वीकार किया है और हम मानते हैं कि हिंदी की जो पूर्ववर्ती भाषा है वो संस्कृत है और उसके शब्दावली को हमने जैसा कि वैसा स्वीकार करने के कारण यहाँ पे एक बात आ जाती है, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें संस्कृत से स्वीकृत न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, ज्योतिष तथा नाट्यशास्त्र तथा अन्य सभी सामाजिक शास्त्र आदि ज्ञान विज्ञान की क्षेत्रों का चिंतन मनन, अर्थात इन सभी क्षेत्रों के चिंतन मनन की परंपरा जो है प्रस्तुत करना हिंदी के माध्यम से सहज संभव है। असल में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्षेत्र बताए गए हैं, न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान
गणित, ज्योतिष तथा नाट्यशास्त्र, ये सभी क्षेत्र जो है ये हिंदी के माध्यम से सुचारू रूप से आज काम कर रहे हैं। अर्थात कहीं पर भी बाधा न आते हुए आज ज्योतिष विज्ञान चल रहा है, आज तर्कशास्त्र चल रहा है, आज न्याय विज्ञान चल रहा है, आज मनोविज्ञान चल रहा है, आज गणित चल रहा है। उसके साथ ही सामाजिक शास्त्र के जितने भी विषय हैं वे हिंदी के माध्यम से पढ़ाने या उसका अध्ययन काम जारी है। अर्थात इन सभी क्षेत्रों में हिंदी इस्तेमाल हो रही है, उसका प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें संस्कृत से स्वीकृत न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, ज्योतिष तथा नाट्यशास्त्र, अन्य सभी सामाजिक शास्त्र आदि ज्ञान विज्ञान क्षेत्रों की चिंतन मनन की परंपरा को प्रस्तुत करना हिंदी में सहज संभव है। इस कारण जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप से विशिष्ट प्रयोजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अर्थात देखिएगा, जीवन के जितने भी भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में आज हिंदी जो है विशिष्ट प्रयोजन से, विशिष्ट उद्देश्य से काम में लाई जा रही है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप जो है, हिंदी के रूप में संपूर्ण विकास या उसकी प्रयोजनीयता गुण जो है उसके कारण ही उसका संपूर्ण विकास हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य के जीवन से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में वह पूर्णतः इस्तेमाल होने के कारण उसका प्रयोजनीयता या उसका अनुप्रयुक्तता जो गुण है वो हिंदी को और विकसित बना रहा है, और इसी कारण यह प्रयोजन मूलक की एक प्रमुख विशेषता वहां पे मानी गई है। अर्थात आप समझ चुके होंगे कि प्रयोजनीयता और अनुप्रयुक्तता ये जो गुण है या ये जो विशेषता है, इसका स्पष्टीकरण यही है कि समझ लीजिएगा हमारे जीवन के जितने भी सारे अंग हैं, गणित का हो सकता है, ज्योतिष का हो सकता है, दर्शन शास्त्र का हो सकता है, मनोविज्ञान का हो सकता है, नाट्यशास्त्र का हो सकता है, साथ ही साथ तर्कशास्त्र या अन्य सभी जो सामाजिक शास्त्र है, सामाजिक शास्त्र माने इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सभी शास्त्र जो है हिंदी के माध्यम से हम उसको सुचारू रूप से सहज ढंग से जो है सामने ला सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में हिंदी आज इस्तेमाल हो रही है। उसका प्रयोजन मूलक रूप जो है इसी वजह से ये बनता हुआ दिखाई देता है, और ये पहला गुण उसी के कारण बना हुआ है या पहली विशेषता उसी के कारण है कि ये सभी क्षेत्रों में वहां पे इस्तेमाल हो रही है। दूसरी विशेषता हमने पढ़ी थी वो है वैज्ञानिकता। देखिएगा, विज्ञान अर्थात साइंस, भाषा के साथ भी ये बात जब हम जोड़ते हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना जरूरी हो जाता है कि भाषा का भी कोई विज्ञान होता है, साथ ही साथ प्रयोजन मूलक हिंदी का भी कोई विज्ञान है। तो इसके संदर्भ में उसका अगर स्पष्टीकरण लिखना है, वैज्ञानिकता ये विशेषता है, उसका स्पष्टीकरण है। देखिएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाले प्रायोगिक या अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान में एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है। मैंने अभी जो कहा था, भाषा का भी एक विज्ञान होता है जिसको हिंदी में भाषा विज्ञान कहते हैं, और भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक शाखा बन जाती है या उसका एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है जिसको प्रायोगिक या अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत उसको नाम दिया गया है। और ये वैज्ञानिकता वाली विशेषता जो है उसी के साथ वहां पे सामने आ जाती है। किसी भी विषय को तर्क संगत, कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिकता कहा जाता है। अगर वैज्ञानिकता की परिभाषा की जाए तो वैज्ञानिकता किसे कहें? उदाहरण के तौर पर मैं अगर बताऊं कि मान लीजिएगा एक प्रयोग किया जाता है H2O, आप समझ चुके होंगे H2O किसका समीकरण है। तो H2O माने क्या है? हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, इन दोनों के मिश्रण से जो भी निष्पन्न होगा अर्थात वह पानी बनता है। आप जानते होंगे कि ये विज्ञान का जो प्रयोग है भारत में किया जाए या कहीं पर भी किया जाए, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु अगर इसको मिलाएंगे तो उससे पानी ही बनने वाला है। अर्थात ये तर्क संगत और कार्य कारण भाव, इसको ही हम वैज्ञानिकता कहते हैं। अर्थात कोई भी जब भी क्रिया घटित होती है, उदाहरण के तौर पर किसी नदी में अगर पानी गंदा बह रहा है या मिट्टी मिश्रित पानी अगर बह रहा है, इसका मतलब यह है कि नदी के ऊपरी छोर पर जो है कहीं पे तो बरसात हुई है।
या फिर आकाश में उड़ता हुआ धुआं, उससे हम अनुमान लगाते हैं कि वहां पे कहीं पे तो आग लगी हुई है। अर्थात कुछ तो घटित हुआ है, इसलिए जो भी उसका परिणाम सामने आता है विज्ञान उसके बारे में काम करता है। विज्ञान वस्तुनिष्ठता पर काम करता है और कार्य कारण भाव के आधार पर काम करता है। तो किसी भी विषय को तर्कसंगत कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिकता कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि अगर कुछ घटित हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, तो वैज्ञानिकता उसी को कहा जाएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी संबंधित विषय वस्तुओं को विशिष्ट तर्क एवं तर्कसंगत कार्य कारण संबंधों पर आश्रित नियमों के अनुसार विश्लेषण प्रस्तुत करती है। मान लीजिएगा कि अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूं कि प्रयोजन मूलक हिंदी किस प्रकार काम करती है। बैंक में हर रोज 100 से भी अधिक ग्राहक आते होंगे और वो अपने अपने प्रकार के काम जो है पैसे निकालने के, पैसे भरने के काम वहां पे करते हैं। मान लीजिएगा कि 100 में से 50 लोग अगर पैसे भरने की स्लिप से काम कर रहे हैं तो सबका परिणाम एक जैसा आ रहा है, और 100 में से 50 लोग अगर पैसे निकालने का काम कर रहे हैं तो वो विशिष्ट प्रकार की पर्ची भर रहे हैं और सबका काम एक जैसा हो रहा है। अर्थात कार्य कारण भाव से मतलब पैसे भरने की स्लिप भरने के कारण वहां पे पैसे भरे जा रहे हैं और पैसे निकालने की पर्ची भरने के कारण वहां पे पैसे निकाले जा रहे हैं। अर्थात ये जो उसका परिणाम है, मतलब कार्य कारण भाव जो है, मतलब एक काम करने के कारण दूसरा परिणाम वहां पे सामने आ जाता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी विशिष्ट नियमों के आधार पर या उसका विश्लेषण प्रस्तुत करती है। प्रयोजन मूलक हिंदी का आधार पारिभाषिक शब्दावली है, मतलब प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली है। मैंने पिछले एक लेक्चर में कहा था कि पारिभाषिक शब्दावली किसे कहे, कि साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी शब्द आ जाता है उसके लगभग 3 अर्थ जो है वहां पे बन जाते हैं। लेकिन पारिभाषिक शब्दावली या प्रयोजन मूलक हिंदी में जितने भी क्षेत्र वहां पे आ जाते हैं, उन सभी क्षेत्रों में जितनी भी शब्दावली वहां पे प्रयुक्त होती है, उस सभी शब्दावली को परिभाषित किया गया है, उसके अर्थ को सीमित कर दिया गया है, उसके अर्थ को बांधा गया है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिएगा कि न्यायपालिका में या कानूनी व्यवस्था में जो भी शब्द वहां पे इस्तेमाल होगा उसका दूसरा तीसरा अर्थ निकाला नहीं जाएगा या दूसरा अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा, उसका वही अर्थ ग्रहण किया जाएगा जो वहां पे स्वीकार किया गया है। अर्थात पारिभाषिक शब्दावली यह प्रयोजन मूलक हिंदी की भी एक विशेषता है और जो विज्ञान के नियमों के अनुसार उसे सार्वकालिक और सार्वभौमिक बनाती है। अर्थात हिंदी में जो पारिभाषिक या प्रयोजन मूलक हिंदी में जो पारिभाषिक शब्दावली आती है वह सार्वकालिक और सार्वभौमिक नियमों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर वो तैयार हो जाती है। अर्थात उसका अर्थ जो है सीमाबद्ध किया जाता है, उसके अर्थ की सीमा जो है बांध दी जाती है। अर्थात वहां पे जो शब्द प्रयुक्त होगा उसका वही अर्थ वहां पे निकाला जाएगा। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली एक महत्वपूर्ण बात वहां पे आ जाती है और उसके आधार पर वो काम कर रही है। इसलिए वैज्ञानिकता ये जो विशेषता हम देख रहे थे उसमें हम यही कहेंगे कि वस्तुनिष्ठ कामकाज जहां पे चलता है, मान लीजिएगा कि कार्यालय में जो भी कामकाज चलता है, आपको अगर कोई भी अर्जी करनी है आपको विशिष्ट प्रकार से उसको लिखना पड़ेगा। आप ही नहीं लिख रहे हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग उसको लिखते हैं। अर्थात उसको एक लिखने का तरीका है, उसको एक लिखने का ढंग है। तो ये कामकाज की जो प्रक्रिया है वहां पे वस्तुनिष्ठता वहां पे आ जाती है। व्यक्ति के बजाय वहां पे विषय महत्वपूर्ण बन जाता है और उसके आधार पर वहां पे कार्रवाई चलती है। तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिकता विशेषता आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैं आपको और अधिक विस्तार से उसको समझा सकता हूँ। प्रयोजन मूलक हिंदी की तीसरी विशेषता है तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली। मैंने अभी उसका थोड़ा सा जिक्र किया था, इसको थोड़ा सा और अधिक विस्तार से स्पष्टीकरण उसका देखेंगे। देखिएगा, तीसरी विशेषता तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली। प्रयोजन मूलक हिंदी की यह विशेषता उसे स्वतंत्र सत्ता और महत्ता प्राप्त कर देती है। इसका मतलब क्या है, साहित्यिक हिंदी की एक अपनी पहचान है और प्रयोजन मूलक हिंदी की भी अपनी स्वतंत्र पहचान है और वह स्वतंत्र पहचान केवल और केवल पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर वहां पे उसको प्राप्त हुई है। अर्थात यह उस प्रयोजन मूलक हिंदी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता जो है वह केवल पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर वहां पे निर्माण हुई है, उसे सामान्य या साहित्यिक हिंदी से अलग कर देती है। मान लीजिए, इसका मतलब क्या है कि पारिभाषिक शब्दावली प्रयोजन मूलक हिंदी में होने के कारण उसको हम
साहित्यिक हिंदी से अलग कर सकते हैं और उसको अलगाती है। प्रयोजनमूलक हिंदी ने अपने शब्द ग्रहण शक्ति के आधार पर भारतीय तथा पश्चिमी भाषा के शब्द भंडार को आवश्यकतानुरूप ग्रहण किया है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र बढ़ते गए वैसे वैसे हिंदी ने अपने शब्दावली को भी थोड़ा सा वृद्धिंगत किया है। हमारी जितनी भी पूर्ववर्ती भाषाएं थी, भारतीय भाषाएं थी, वहां से उसने अपने शब्द लिए। साथ ही साथ पश्चिमी देशों के जितने भी विदेशों के भाषा के शब्द जितने भी शब्द है वो भी हिंदी ने अपनी ग्रहण क्षमता के आधार पर वहां पे ग्रहण किए हैं। और पारिभाषिक शब्दावली विशिष्ट शब्दावली है। पारिभाषिक शब्द या पारिभाषिक शब्दावली कोई विशेष आविष्कार नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। पारिभाषिक शब्दावली कोई विशिष्ट आविष्कार नहीं है, उसका विशिष्ट रूप से निर्माण नहीं हुआ है, उसको बनाया गया है उस क्षेत्र के लिए। कैसे देखिएगा, पारिभाषिक शब्दावली कोई विशेष आविष्कार नहीं है, बल्कि वह व्यावहारिक भाषा के शब्दावली के कुछ अंशों को लेकर तथा कम अधिक मात्रा में परिवर्तित कर उसे विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया है। इसका मतलब क्या है कि पारिभाषिक शब्दावली में कुछ हमारे पूर्ववर्ती जो शब्द थे उसमें से कुछ अंश वहां पे लिया है और उसी में ही थोड़ा सा कमादी परिवर्तन करते हुए वहां पे उस शब्द को एक विशिष्ट अर्थ वहां पे दिया जाता है और वो शब्द जो है पारिभाषिक शब्द बन जाता है। अर्थात आप समझ चुके होंगे कि पारिभाषिक शब्दावली कोई नया आविष्कार नहीं है, पहले ही जो शब्द मौजूद है उसी शब्द के आधार पर हम कोई नया शब्द उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके बना देते हैं और उस शब्द का जो अर्थ है वो वहां पे हम निर्धारित कर देते हैं, उसको ही पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। मैं इस मुद्दे को थोड़ा सा और सहज भाषा में या सामान्य भाषा में आपको समझा सकता हूँ। देखिएगा, एक किताब में पारिभाषिक शब्दावली के बारे में कुछ बातें लिखी है, वो भी थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। देखिएगा, सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। हम जो सामान्य बोलचाल की भाषा जो इस्तेमाल करते हैं संभाषण के लिए, वह शब्दावली जो है सामान्य शब्द उसको कहे जाते हैं। किसी विशेष विषय के विवेचन के लिए सामान्य शब्द अपर्याप्त होते हैं। मतलब मान लीजिएगा कि मुझे बैंक का काम करना है तो वहां पे सामान्य बोलचाल की शब्दावली काम नहीं करेगी, वहां पे उसकी सीमा जो वहां पे हमारे सामने आ जाती है। इसके लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बैंक से संबंधित काम करने के लिए हमें कुछ विशेष शब्दावली का प्रयोग भी हमें करना होता है या किया जाता है। इसके लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। यह विशेष शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली कही जाती है। ये विशेष शब्दावली माने क्या है? पारिभाषिक शब्दावली कही जाती है। डॉक्टर रघुवीर नामक जो विद्वान हैं उन्होंने पारिभाषिक शब्दावली के बारे में कुछ बातें बताई है। वे कहते हैं, देखिएगा, डॉक्टर रघुवीर के शब्दों में जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं। अर्थ के स्तर पर जिन शब्दों की सीमा बांधी गई है, मतलब एक ही अर्थ उसका निकाला जाए और उसी के आधार पर ही वहां पे वो शब्द जो है प्रचलन में लाया जाता है, उसको हम पारिभाषिक शब्द कह सकते हैं। उन्होंने कहा जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। इसका मतलब क्या है? सामान्य बोलचाल के शब्द हम जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके 1, 2, 3 जितने भी अर्थ हम निकालना चाहते हैं वो वहां पे निकालते हैं। लेकिन पारिभाषिक शब्दावली के बारे में अगर विचार किया जाए तो उसका एक ही वहां पे अर्थ वहां पे सामने आता है और उसको सीमाबद्ध किया जाता है। पारिभाषिक शब्द की परिभाषा देते हुए डॉक्टर गोपाल शर्मा ने कहा है, पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया। अर्थात ये डॉक्टर गोपाल शर्मा जी ने कहा है कि पारिभाषिक शब्द एक विशेष ज्ञान क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है और जिसका अर्थ एक परिभाषा के जरिए वहां पे स्थिर किया गया हो, उसको हम क्या कहेंगे? पारिभाषिक शब्द कहेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी में अनुवाद एक अहम भूमिका है। अनुवाद के कारण ही बहुत सारे पारिभाषिक शब्द जो है वहां पे निर्माण हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में अनुवाद बेहद जरूरी है और अनुवाद के कारण ही, या अनुवाद यूं कह सकते हैं कि बिना अनुवाद के या अनुवाद बिना पारिभाषिक शब्दावली संभव नहीं है। पारिभाषिक शब्दावली की 3 प्रमुख विशेषताएं होती है। उसमें क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। क्षेत्र विशेष में मतलब
बैंक से संबंधित क्षेत्र है, व्यापार से संबंधित क्षेत्र है। आप देखिएगा शेयर मार्केट की एक अपनी शब्दावली है, फिर उसके बाद सोना चांदी इस व्यापार क्षेत्र की अपनी एक शब्दावली है। आपने समाचार पत्रों में कभी कभार पढ़ा होगा या समाचार सुनते समय भी आपने कुछ शब्द ऐसे सुने होंगे। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, सोना उछला। अब ये उछला शब्द जो है एक विशिष्ट अर्थ वहां पे उसको प्राप्त है। चांदी में भारी गिरावट, अर्थात ये गिरावट शब्द जो है वहां पे उस क्षेत्र के लिए वहां पे निश्चित अर्थ में वहां पे उसको स्वीकार किया गया है। अर्थात विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द वे एक ही अर्थ को ध्वनित करते हो तथा उनमें सरलता एवं स्पष्टता हो। मतलब इसका अर्थ स्पष्ट है। देखिएगा, पारिभाषिक शब्दावली विशिष्ट क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं और उसका अर्थ जो है वह एकदम सरल होता है, स्पष्ट होता है और वह एक ही होता है। उसके द्वारा दूसरा तीसरा कोई अर्थ वहां पे निकाला नहीं जाता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि मैंने अभी कहा था कि भारतीय पूर्ववर्ती भाषाओं से भी हमने कुछ पारिभाषिक शब्द बनाए हैं और पश्चिमी विदेश की भाषाओं से भी हमने कुछ शब्द बनाए। उदाहरण के तौर पर बजट शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ फाइल शब्द इस्तेमाल करते हैं। और एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं कि निर्माण, कुछ शब्द निर्माण किए जाते हैं। निर्माण शब्द इसका मतलब यह है कि कुछ शब्द पहले मौजूद है और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके या उसमें थोड़ा बहुत कुछ जोड़ के जो है कुछ शब्दों का निर्माण किया जाता है और वो शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली बन जाती है। उदाहरण के तौर पर अधिग्रहण, अर्थात इसमें दो शब्द है। अधि शब्द पहले से मौजूद है, ग्रहण शब्द भी पहले से मौजूद है और दोनों को मिला के एक शब्द बन जाता है अधिग्रहण और वो पारिभाषिक शब्द वहां पे निर्माण हो जाता है। आपने बहुत बार अखबारों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ये शब्द आपने पढ़ा होगा। मतलब क्या है, संचार माध्यमों में भी ऐसे कुछ शब्द वहां पे पारिभाषिक तौर पर वहां पे स्वीकार किए गए हैं, मान्य किए गए और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई वहां पे हो जाती है। उसी प्रकार गुणात्मक शब्द है, क्वालिटी के लिए वहां पे ये शब्द इस्तेमाल होता है। मतलब ये जितने भी शब्द पारिभाषिक शब्दावली बनते हैं वो उसके अर्थों के साथ उसको सीमाबद्ध किया जाता है और इसलिए पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ सीमित होता है, उसके अर्थ को बांध दिया जाता है, उससे मात्र एक ही अर्थ वहां पे निकाला जाता है और उससे दूसरा तीसरा अर्थ हम निकाल नहीं सकते। तो इसके आधार पर आप समझ चुके होंगे कि पारिभाषिक शब्दावली जो है एक प्रयोजन मूलक हिंदी का एक अभिन्न हिस्सा है और उसके बिना प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो आप पे काम नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि आप ये तीन विशेषताएं अच्छी तरह से उसको सुनिएगा और उसमें से अगर कुछ लगे तो मुझे पूछिएगा, मैं दोबारा से इसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हूं। तब तक के लिए रुकते हैं, अगले लेक्चर में मैं बाकी जो दो बची है विशेषताएं उसके बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।